हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एफपीओ मार्क चिन्ह किससे संबंधित है। एफपीओ मार्क आपको कहाँ मिलता है? तो एफपीओ मार्क आपको जितने भी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे आपका फ्रूट जूस मिलता है या जो भी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट है, सब पे आपको एफपीओ मार्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम से कथन अन्य बातें स्थिर रहता है का अर्थ क्या है। मांग के नियम से एक आपको वहां पे स्टेटमेंट मिलता है, अन्य बातें स्थिर रहे तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन न हो, ये सभी, ठीक है। अन्य बातें अगर स्थिर रहता है, इसका मतलब ये सारी चीजें जो है स्थिर रहे तभी लागू होगा ये नियम। अगला क्वेश्चन है, कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी। तो कोई भी फर्म साम्यावस्था में कब होती है? कब होती है? जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, तब वह फर्म साम्यावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, नकद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी? कीमत स्तर में अगर वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घटती जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं व्यापार शेष। क्या कहते हैं? व्यापार शेष। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था, दूसरी बार इसका मरम्मत किसने करवाया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा आपको दिए हुए हैं, सब आपको याद रखना है कि सुदर्शन झील इसका निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त राजा थे उस वक्त, उनके दौरान हुआ था, इनके शासन के दौरान हुआ था। सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा ये करवाया गया था और पहली बार इसका जो मरम्मत है वह रुद्रदामन ने करवाया था। लेकिन दूसरी बार किसने करवाया था? दूसरी बार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। अगर मुद्रा में अवमूल्यन हो तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ठीक है। अगर मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मैंने पहले ही बताया था, फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में अपने करेंसी का वैल्यू थोड़ा कम कर लेना या गिरा लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और आयात में कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि आयात करने वाले आदमियों को ज्यादा महंगा पड़ने लगेगा। क्लियर है? और इससे क्या होगा? इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें सुधार आएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है? ये जोर देता है चिरस्थायी विकास पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? निक्षेप सेवाएं यानी डिपॉजिट सर्विस, ये क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपका शेयर बाजार को विनियमित करने की एक विधि है। क्या है? निक्षेप सेवाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में टोटल एनएच की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल एनएच की संख्या है 228 यानी 228, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है? NH4NO3 ये किसका रासायनिक सूत्र है? किसका है? यह है अमोनियम नाइट्रेट का। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है, क्यों? कोयला या चारकोल अगर किसी बंद कमरे में जल रहा हो तो ये घातक होता है आपके लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीले गैसें उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह है तांबा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ मिलाते हैं? किसके साथ मिलाते हैं, जल्दी बताओ। इन चारों में से क्या होगा? यह है लिनसीड का तेल। ठीक है, अलसी के तेल के साथ हम लोग साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी जल में क्या होता है? जो भी चार ऑप्शन है यहाँ से आप जल्दी से बताओ, भारी जल में क्या होता है? तो क्या होता है भारी जल में? भारी जल में हाइड्रोजन की जगह डिटोरियम होता है। ठीक है, क्या होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र? D2O। ठीक है, डिटोरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया का नाम क्या है? पीवीसी किससे बनता है? प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? किसके बहुलीकरण से? तो एथिलीन के बहुलीकरण से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? यह है आइसोप्रीन का, आप पहले से जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या मिलेगा? जल। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थान जहां टीन पाया जाता है उसका नाम बताओ। इन चारों में से एक ऐसा स्थान है जहां पे टीन पाया जाता है, वो कौन सा स्थान है? वो है दांतेवाड़ा। ठीक है, भारत का आप बोल सकते हो एकमात्र स्टेट है छत्तीसगढ़ जहां पे टीन का डिपोजिशन है, और छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, तिर्यकबद्ध बहुलक यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। तो इन चारों में से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? यह है बेकेलाइट, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। और ये इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो भी चीज आप आग पे यूज करते हैं जैसे तावा वगैरह या पैन वगैरह जो भी है, ठीक है, उसके हैंडल में यूज किया जाता है बेकेलाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FBA रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम में आता है। FBA जो कलर है वह किसको रंगने में काम आता है? किसको रंगने में? तो वह कपास को रंगने में, यानी जो कॉटन का कपड़ा बनता है उसको रंगने में ये काम आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है। इन चारों में से कौन सा एक संश्लिष्ट दवा है? वह आपका एस्पिरिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसिटिलीकरण यानी एसिटिलाइजेशन से हीरोइन बनाई जाती है। किसकी एसिटिलाइजेशन से? ये बताओ, किससे हीरोइन प्राप्त होता है आपको? किससे होता है? ये होता है मॉर्फिन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना पीड़कनाशी है। तो सबसे पुराना, इन चारों में से आपको बताना है सबसे पुराना पीड़कनाशी कौन सा है? यह है निकोटीन। निकोटीन सबसे पुराना पीड़कनाशी है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर जल है। तो रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। ठीक है, आप क्या लिखते हो इसका फॉर्मूला? H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो रासायनिक तौर पर जल ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? किस संस्था के द्वारा? यह है अंकटाड, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है उर्मिला, वह वर्णित है। आपको ये बताना है उर्मिला जो कैरेक्टर है वह कहाँ वर्णित है, किस चीज में वर्णित है, ये आपको बताना है। कौन से बुक में, कौन से स्टोरी में, सॉरी, आपको ये मिलेगा। जल्दी बताओ किस में मिलेगा? तो आपको मिलेगा साकेत में। ठीक है, साकेत जो स्टोरी है उसमें आपको उर्मिला नाम का कैरेक्टर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? कौन से साहित्य हैं, किस भाषा, यहाँ से भाषा दिया हुआ है आपको, किस भाषा के साहित्य को मिला था? तो ये मिला था मलयालम साहित्य का भाषा। ठीक है, और ज्ञानपीठ किसको मिला था सबसे पहला? ये मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, और ये मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है, क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है? क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ। क्वींसबेरी रूल, तो ये संबंधित है मुक्केबाजी से। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? किस खेल के लिए? तो घुड़दौड़ के लिए एंट्री स्टेडियम मशहूर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा था? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? जल्दी बताओ। सही आंसर है आपका देहाती दुनिया। ठीक है, ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा दिन है? आप सभी ने अभी तक बहुत बार ये पढ़ा है, ये है 9 जनवरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? ये आपका मद्रास रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन है, रावण वध किसकी कृति है? रावण वध किसकी कृति है? तो ये है वत्स भट्टी की। ठीक है, वत्स भट्टी का कृति है रावण वध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? समुद्र पुत्र किस स्थान को कहा जाता है? किस स्थान को कहा जाता है? ये कहा जाता है लक्षद्वीप को। क्या कहते हैं लक्षद्वीप को? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र पुत्र कहा जाता है लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? किस प्रोसेस के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? कौन सा प्रोसेस है? वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसके दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, केसर प्राप्त होती है? तो केसर कहाँ से आपको प्राप्त होता है? पहले भी मैंने बताया, केसर जो है वह क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका यानी स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? किस काम के लिए? तो एनएच के निर्माण में तेजी लाने के लिए। क्या है पोर्टल का नाम? पोर्टल का नाम है गति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? CO2 का अवशोषण जहां आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। और जानते हो O2 का निष्कासन यानी ऑक्सीजन का निष्कासन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसको हम लोग किस यंत्र से मेजर कर सकते हैं? तो ये आपका पोटोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग में होता है? जल का संवहन किसके मार्ग में नहीं से होता है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका जाइलम। 2 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत दिन बाद इस तरह का क्वेश्चन आया, अच्छा हुआ आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जो फूड है, फूड से फ्लोएम, आसान सा है, बस लॉजिक याद रखना, कोई अगर भूल गए हो तो। फूड से फ्लोएम यानी खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, और जल से जाइलम। एक इंग्लिश में रखो, एक हिंदी में रखो, जल से जाइलम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? भोजन या ग्लूकोज में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों वक्त ये पदार्थ काम में लगा रहता है। ये कौन सा है? ये है साइटोक्रोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, साइटोक्रोम दोनों समय में यानी श्वसन के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान ये काम करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है? क्रेब चक्र, जल्दी बताओ, क्रेब चक्र द्वारा किसका संश्लेषण होता है? ये होता है पायरुविक एसिड का। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें यानी फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित है? मैक्सिमम जो फूड क्रॉप्स है वह किस कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है? यह है ग्रैमिनी कुल से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित है कहाँ? IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी प्रतिपादित किया था? सेल थियरी किसने प्रतिपादित किया है? किसने किया था? ये क्या था? श्लीडेन और स्वान ने, इन्होंने दिया था आपका सेल थियरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख
प्रारूप कौन कौन सा होता है, स्वरूप कौन कौन सा होता है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा है जल्दी बताओ। तो देखो सत्याग्रह का 3 रूप जो है वो है असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ठीक है, ये है सत्याग्रह का 3 स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में महिलाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता है। तो महिलाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार किस महिला ने जीता है? किसने जीता है? ये जीता गया शेफाली वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस हैं इनमें से जो शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार है ये शामिल नहीं है, यह है केंद्र सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला लेग स्पिनर का नाम बताइए जिन्होंने बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। तो कौन सी खिलाड़ी हैं वो, कौन है वो है पूनम यादव। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास नसीम अल बहर भारत और डैश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। तो नसीम अल बहर यह भारत और किसके बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास है? भारत और ओमान के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी? तो कौन सा वो कृति है जो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था? यह है अनुक्त मालदीय या अमुक्त मालदीय। ठीक है, ये कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत किसके बराबर होती है? किसके बराबर? तो मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। क्या हुआ? मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ और कुल लागत में जितना परिवर्तन हुआ, अगर मात्रा में परिवर्तन में कुल लागत में परिवर्तन से भाग दे दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? कौन से हैं? ये आपका पूर्ण स्पर्धा या एकाधिकार। ठीक है, ये है आत्यंतिक स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को आपको दर्शाता है? किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा कीमत और उत्पादन। किसी भी इकोनॉमी में जो पूर्ति फलन है वह कीमत और उत्पादन के बीच संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? वैसे वस्तुएं जो या तो उपभोग के लिए होगा या फर्दर निवेश के लिए होगा, तो इन सारे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंत वस्तुएं। ठीक है, अंत वस्तुएं क्या हुआ? जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट या तो आप कंज्यूम कर लोगे, ठीक है, या क्या करोगे, या कहीं पे इसको रख दोगे। जैसे अगर आपको रखने वाला चीज़, जैसे मान लो गोल्ड का आपने चेन बनवा लिया, ठीक है, तो या तो वो गोल्ड चेन आप खुद के लिए रखोगे या फिर फर्दर इसको अपने पास जमा पूंजी के रूप में रख लोगे। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सामान जिसको हम लोग बीच में प्रोसेस करके कुछ और बनाते हैं, जैसे सोने का आपका टिक्का हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिस्किट बोलते हैं। ठीक है, ये फाइनल गुड नहीं है, इससे हम लोग कुछ और बना भी सकते हैं, तो इसको हम लोग मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? किसके साधन है? तो ये साधन है मौद्रिक नीति के। आरबीआई का मौद्रिक नीति आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नगद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण, ये मौद्रिक नीति का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका यह कथन है? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु का एक बहुत ही फेमस बुक है, वो है पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या है बुक का नाम? पॉलिटिक्स। ठीक है, उस बुक में इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहा जाता है? उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? ये होगा अंतःप्रजनन। क्या होगा? अंतःप्रजनन।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा हाल ही में महिला उद्यमिता के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो महिला उद्यमिता के लिए एक योजना लॉन्च किया गया, उसका नाम है यशस्विनी। क्या नाम है? यशस्विनी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? गैर हरित क्या हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? आपके ऑप्शंस में से बताओ। ये है फंजाई या आपका जो मशरूम होता है, ठीक है, आपका बेस्ट एग्जांपल फंजाई का वो है, आप वहां से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है सबसे छोटा ग्रंथि है, ये मास्टर ग्रंथि भी कहलाता है, लेकिन इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है उसका कंट्रोल? उसका कंट्रोल है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया मयंक अग्रवाल के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के टाइम में मुगल बादशाह कौन था? कौन था? ये थे अकबर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में गठन हुआ और 1605 तक अकबर जिंदा थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वाइसरॉय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? जब लॉर्ड वाइसरॉय थे तो कौन सा घटना इसमें से नहीं घटा था? कौन सा घटना होगा? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। आप जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था और 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन थे यहाँ के वाइसरॉय, ना कि किनका नाम दिया हुआ है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंकी शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आतंक के शासन के दौरान फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका इन चारों में से किसके द्वारा निभाया गया था? कौन है वो? वो है रॉबेस्पियर। कौन है? रॉबेस्पियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? आप सभी को पता है कौन सा है ये है आपका जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। ठीक है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका दूसरा भी नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निश्चालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो ऐसे मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऐसे मिट्टी को कहा जाता है लेटराइट मिट्टी, जिसमें ये लक्षण पाया जाता है कि वर्षा के कारण गहन निश्चालन इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम चट्टान किस प्रोसेस से बनता है या किस प्रोसेस से ये आपको देखने को मिल सकता है? तो कौन सा प्रोसेस है वो प्रोसेस है अपघर्षण। ठीक है, मशरूम चट्टान ये अगर आपने कभी टीवी वगैरह में या कहीं पे रियलिटी में अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। या देखो रेगिस्तान में आपको बहुत सारा ऐसा चट्टान दिखेगा इस रूप में। ठीक है, इसको हम लोग मशरूम चट्टान बोलते हैं। क्या होता है? अपघर्षण के कारण ये सारे चीज घर्षित होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको जो मिलेगा ये टिप शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको मशरूम शेप कह दिया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? किस नदी में है? यह है कोलोराडो नदी में। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? कोलोराडो नदी में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। तो आपका कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है? ये आपका एमएस एक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? बताओ। ट्री फॉर्म में जो हम लोग अरेंज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक या प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। किसका बहुलक है ये है आइसोप्रीन का बहुलक। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो अनुमानतः पीएच नींबू का कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 7 से कम। अच्छा, 7 से कम तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल में होता कितना है? तो नींबू का जो पीएच वैल्यू है वो 2.4 के आसपास है। ठीक है, कितना है? 2.4।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण तो ये आपका फ्यूरॉन। फ्यूरॉन एक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिसंस्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? विद्युत परिसंस्करण यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान विशुद्ध धातु जो है वह कहाँ पर एकत्रित होता है? कहाँ पर एकत्रित होता है? ये होता है कैथोड पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है इनमें से आपको बताना है। तो अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास। इसमें से आपका सही है अपघटक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो अपघटक है, हिरण आपका द्वितीय उत्पादक है, ठीक है, सॉरी द्वितीय उपभोक्ता है। तेंदुआ प्राथमिक उपभोक्ता, ये भी गलत है। तेंदुआ क्या है? तेंदुआ क्या खाता है? मांस खाता है, तो तेंदुआ आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। सॉरी हिरण आपका प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है, ये घास खाता है। घास आपका क्या है? घास है आपका उत्पादक, तो इसमें से एक ही सही है, वह है अपघटक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है पर्णपाती वृक्ष कैसे वृक्ष होते हैं? पर्णपाती वृक्ष, तो पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही आपको मैच करना है। एक साइड दिया हुआ है विटामिन, दूसरी साइड दिया हुआ है उसका रासायनिक नाम। चलो B1, B2, B6 और B12 इसमें से सही मैच करके आपको बताना है। जल्दी से मैच करो, आपको आता होगा, जल्दी से मैच करो। क्या होगा आपका सही आंसर? चलो एक तरफ से देख लेते हैं। विटामिन B1 क्या हुआ? थायमीन हुआ। विटामिन B2 क्या हुआ? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 क्या होगा? B6 होगा पैराडॉक्सिन। और B12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया B। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो ओम्स लॉ किसके बारे में बताता है? ये आपको चालक या कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चालक। क्या होता है ओम्स लॉ? बहुत बार आपने पढ़ा होगा साइंस में, आसान सा क्वेश्चन है। V = IR, ये है ओम्स लॉ। V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट और R है रेजिस्टेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर विकर्णों का किस प्रकार का पुंज है? तो लेजर विकर्णों के किस प्रकार का पुंज है? तो यह है संगत और एक वर्णीय। ठीक है, लेजर जो होता है वह संगत विकिरण होता है और एक वर्णीय मतलब एक ही कलर का लाइट होता है। लेजर आप देखते हो इसका जो फोकस है वह एक ही पॉइंट पर होता है। ठीक है, और होमोजीनियस होता है पूरा। अगला क्वेश्चन है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। किस टेम्परेचर पर? -40 डिग्री पर ये दोनों एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बात किया जा रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है? इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2। ये किसका है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। अच्छा, यहाँ से देखो आपको इसका वैल्यू कितना होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। अब यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे सिर्फ यूनिट पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये है m3 kg-1 (2). ठीक है, ये होता है यूनिट। क्या होता है? m3 kg-1 (2). ठीक है, ये आप यूनिट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में सिर्फ यूनिट पूछा गया है। क्लियर है? ये वैल्यू और यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किसी भी विस्तृत पर्ण यानी स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर से आपका। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि सर कंप्यूटर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं तो आप क्यों डालते हो? देखो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, पता नहीं आप लोग सुनते हो या नहीं सुनते हो। मैंने बोला है कि मुझे पता है कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं सिलेबस में नहीं है, पर पहले भी पूछा गया है, इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है जो सिलेबस में नहीं रहता है। तो आप अगर 2-4 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसलिए लेता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन रह जाए।
तो देखो यहाँ पे आपके स्प्रेडशीट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। स्प्रेडशीट जो होता है वो बहुत सारे कॉलम्स में बटे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स में बटे होते हैं। तो इसमें से पहला जो सेल है उसका एड्रेस क्या होगा, ये सेल। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखना, स्प्रेडशीट का जो नंबरिंग होता है वो यहाँ पे होता है ABCD इस तरह से करके, और यहाँ होता है 1 2 3 4, ठीक है। यानी वर्टिकल जो गया वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और हॉरिजेंटल जो गया वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है। सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटल को लेते हैं, उसके बाद फिर वर्टिकल को लेते हैं। यानी पहला कोष्टक यानी पहला सेल का अगर मैं बात करूं तो इसका एड्रेस हो जाएगा A1, ठीक है। इसी तरह से किसी भी सेल का आपसे पूछा जा सकता है। इस वाले सेल का अगर पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से उठाओगे आप C और यहाँ से उठाओगे 2, यानी ये हो गया C2, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सेल का एड्रेस बता सकते हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा CA1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है। आपका पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, आप जानते हो UN डे। कब मनाते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। UN दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है, यानी अक्टूबर महीना में हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस, आपका सही आंसर यही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस या एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को, ठीक है। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। द स्टेट ऑफ द नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं फाली एस नरीमन। कौन है, फाली एस नरीमन है द स्टेट ऑफ द नेशन बुक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो इन सब में से शांति का नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है। वुड्रो विल्सन, लाइनस सी पॉलिंग, नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग और सर विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला है नोबेल का शांति पुरस्कार, ठीक है। इनको लिटरेचर का पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1953 में, ठीक है, याद रखना। विंस्टन चर्चिल को लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा आपका पुडुचेरी। इसमें 4 जिला है पर सबका बाउंड्री अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, केबुल लमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। केबुल लमजाओ कहाँ स्थित है, ये स्थित है मणिपुर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने इंटीग्रेटेड स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय मिशन शुरू किया है। तो पूर्वोदय मिशन किस लिए शुरू किया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूर्वी भारत के विकास के लिए ये एक इंटीग्रेटेड स्टील हब के माध्यम से इसका विकास किया जाना है, इसके लिए एक स्कीम है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की शुरुआत लखनऊ उत्तर प्रदेश में किस थीम के साथ हुआ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि युवा महोत्सव जो इस बार मनाया गया, यानी 12 जनवरी को हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और इस बार था 23वां संस्करण। इसकी शुरुआत लखनऊ में की गई थी, ठीक है, लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम क्या था, इसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना के तहत राज्य सरकार 5 वर्षों के कार्यकाल के साथ डैश तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। तो कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा यशस्विनी योजना के तहत महिलाओं को, तो यह है 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस ओडिया फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसे न्यू वेव ओडिया सिनेमा का जनक माना जाता है। न्यू वेव ओडिया सिनेमा का जनक किसको माना जाता है, ये आपको बताना है, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया। तो उनका नाम है मनमोहन महापात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है। तो देखो कौन सा गलत ढंग से मिलाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय, बर्न, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला आपका खाद्य एवं कृषि संघ रोम, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन लंदन, क्या ये आपको सही लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है।
तो क्या होगा आपका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है इसका मुख्यालय लंदन नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। अगला है इंटरपोल, इसका लियोन में मुख्यालय है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म इन चारों में से कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ये आपका सलाम बॉम्बे। कौन सा है? सलाम बॉम्बे। ठीक है, ये सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है। रेस्ट चारुलता, पाथिर पंचाली, अपराजित, ये सभी जो है यह सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। अच्छा, सलाम बॉम्बे जो है इसको किसने डायरेक्ट किया था? क्या था उनका नाम, किसी को पता है? मीरा नायर। ठीक है, मीरा नायर। ठीक है, ये थे जिन्होंने सलाम बॉम्बे को डायरेक्ट किया था। क्लियर है? तो क्या गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।